नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम बिहार पहुंची है। हम हैं ज़िला दरभंगा में। हम यहाँ आए हैं कोविड की ज़मीनी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए कि सरकारी दावों से इतर कि संक्रमण कम हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इन सरकारी दावों से इतर ज़मीन पर क्या स्थिति है, बिहार का स्वास्थ्य ढांचा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है, किस तरीके की बुनियादी स्वास्थ्य उनको मिलती हैं, ज़रूरतें उनकी पूरी हो पाती हैं। डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम्ड बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। तो हम इसी क्रम में आए हैं। ये है उत्तरी कसरौड़ गांव और गौरा बौड़ाम दरभंगा ज़िले में एक प्रखंड है, ब्लॉक। यहाँ पर हम आए हैं। ये सजी सवरी आपको ये इमारत दिखेगी। तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बुज़ुर्ग है, वो दवाई पा रहे हैं, यही वाली तस्वीर, उनको दवाई दी जा रही है। हैप्पी हैप्पी चेहरे देखिए, चित्रकार ने, पेंटर ने बनाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना। आप देखकर वो लगे कि बड़ी अच्छे तरीके से उसको दवाई की सप्लाई हो रही है। सबसे ऊपर एक गर्भवती महिला है, उनका प्रसव हो रहा है ना। उसके बाद ये देखिए नीचे शायद क्या है, हाँ ब्लड प्रेशर मापा जा रहा है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कुछ कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। ऊपर टीकाकरण चल रहा है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ों के लिए लोग इस पर यहाँ इस सेंटर पर आते होंगे, इस सेंटर पर निर्भर होंगे। लेकिन यहाँ इन तस्वीरों के बाद आपकी मुलाकात होती है इस ताले से। ये ताला कई जगहों पर जो हम इस तरीके के उप स्वास्थ्य केंद्रों में आए हैं, जो एक पंचायत या 2-3 पंचायतों का जो होता है बेसिक स्वास्थ्य उनका सेंटर, वहाँ पर हमको इसी तरीक़ों के तालों ने हमारा स्वागत किया है। ये ताला कब से लटक रहा है? कोविड-19 के बाद हो सकता है यहाँ दौरा वौरा हुआ हो, क्योंकि ये तो लग रहा है कि ये जेरॉक्स कॉपी ताज़ी निकली होगी। बारिश में धुली भी नहीं है, तो ये चिपकाने के लिए तो कोई आया था। लेकिन वो जो इलाज विलाज दवाई उसके लिए कोई आता है या नहीं आता है, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ मैम। तो कब हुआ था, कब खुलता है ये, कब से ताला लटका है? मैम दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, ये मेरा जन्म 92 में हुआ। मैं तो अपने जन्म से ही इस स्वास्थ्य केंद्र को देख रहा हूँ। हालांकि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। अभी हाल ही में जो 2017 में एक सरकार की जो योजना आई थी, जिसके अंतर्गत सभी उप स्वास्थ्य केंद्र को पुनरुद्धार पक्की इमारत दी गई। जी मैम। तो उसके अंतर्गत बस रंग रोगन कर दिया गया इस सेंटर को। और ऐसे ही कई सारे सेंटर हमारे आसपास के क्षेत्र में है। लेकिन यदि सुविधा और गुणवत्ता की बात की जाए, हम लोग जो है एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए भी जाने जाते हैं। हम लोग लगभग 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। और दूसरी तरफ अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है, उसका तो दंश हम लोग झेल ही रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जो प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है या दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ का हमारा बड़ा सा अस्पताल DMCH जो है, वह DMCH यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। और जो प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र PHC सेंटर है, जो हमारा गौरा ब्लॉक लेवल का, जी ब्लॉक लेवल का, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, WHO के गाइडलाइन के मुताबिक, जैसा कि आप लोग मैम बताते हैं, हम लोग सुनते हैं कि 1000 मरीजों पर एक जो है डॉक्टर की वो तो भूल चाहिए। वो देखिए, वो तो आदर्श स्थिति है कि प्रति आबादी के हिसाब से इतने होने चाहिए, इस तरीके का ढांचा होना चाहिए। वो आदर्श स्थिति तो है नहीं। तो कम से कम इतना तो हो कि ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस पे पैसा, सरकारी पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हुआ, यहाँ एक पक्की इमारत खड़ी की गई। मकसद तो यही था ना कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र का काम करे, अगल बगल की आबादी यहाँ आए। और कोविड जैसे समय में
इसकी ज़रूरत, इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि स्थानीय आबादी आप उनके साथ, चाहे वो जागरूकता अभियान के सिलसिले में हो, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर हो, चाहे वो जांच, जो बहुत ज़रूरी है कि जांच वगैरह होती, उसके काम में आता, तो वो तो अभी ताला लटका हुआ दिख रहा है। तो मेरा सवाल फिर से वही है कि ये ताला कब से लटका हुआ है? ये निरंतर बंद ही रहता है, कभी यह खुलता नहीं है जी। ज़्यादा टाइम यह बंद ही रहता है। यहाँ पर जी, यहाँ पर नाम मात्र खाना पूर्ति के लिए जो है एक ANM को नियुक्त कर दिया गया है, जो सिर्फ बच्चों को पोलियो वगैरह की जो टीकाकरण होती है, गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है आंगनवाड़ी के अंतर्गत, वो टीकाकरण नाम मात्र के लिए होता है। वो होता है जी, बस वो एक टीकाकरण नाम मात्र के लिए होता है। बाद बाकी यहाँ पर कोई सुविधाएं संसाधन नहीं उपलब्ध है। अच्छा, ये आखिरी बार कब खुला था? ये मैम अभी जैसे हम लोग जो लगातार आते हैं, जैसे लोगों को समस्याएं हो रही है, हम लोग कोरोना अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, अपने ही नौजवानों को एकजुट करके, एकत्रित करके, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो गांव में एक अजीब विपदा का माहौल फैला हुआ है। ये हाँ, मतलब ये कब, अब उस पर भी आएंगे जो आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मेरा सवाल है कि ये कब खुला था? कोविड के टाइम में खुला मैं रहा? तो मैम जब भी आया हूँ ये बंद ही रहा है। आप में से कोई बताइए। ये बंद ही है, बहुत दिन से बंद है, ये आज से नहीं बंद है, कम से कम 3 महीना 4 महीना से बंद है। बात करते हैं। 4 महीना से लमसम बंद है। 4 महीना से ये बंद है। हाँ, कभी यानी कभी बैठता है डॉक्टर, कभी बेचैन से आता है, नहीं तो नहीं रहता है, बंद ही 4 रहता है। महीना से ये बंद है, आप बता बंद रहे है। हैं। अच्छा, तो यानी जो सेकेंड वेव वगैरह शुरू हुई उसके पहले सरकार सो रही थी, एक ही सारी मैडम रहता है सरकारें, यहाँ पे। आपने उन्होंने बताया ANM, जो सारी सरकारें सो रही थी, तो वो बिहार सरकार वो तब नहीं सुध ली, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन ये सेकेंड वेव आने के बाद भी आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ क्या है, कैसे कैसे चेन बना सकते हैं सुविधाओं की, लेकिन फिर भी इसका ताला खुलने का, यहाँ किसी को भेजे जाने का कोई भी दिमाग में ख्याल नहीं आया। कोई सुविधा यहाँ पे है ये नहीं। अगर आप में से कोई हमें बताना चाहे कि अगल बगल के गांव की क्या, जैसे हमको मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हुए सुनाई देते हैं, पोस्ट्स लिखते हैं कि बिहार में संक्रमण की संख्या कम हो रही है। नहीं, ये मैम बिल्कुल झूठी बात है और हम लोग इसको सिरे से नकारते हैं, क्योंकि हम लोग जो एकत्रित नौजवान है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नाम से हमारा एक संगठन है, हम सभी नौजवान एकजुट होकर अभी गांव-गांव में कोविड कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन एक चला रहे हैं और प्रत्येक गांव में अपने लोगों के द्वारा, अपने समाज के लोगों के द्वारा जुटाए गए आर्थिक सहयोग से हर तरह की सुविधा मुहैया करवा के और सरकार पर भी दबाव बना के स्वास्थ्य शिविर लगवा रहे हैं। और हर एक गांव में हमारे पास तो डाटा है मैम, हम लोग डाटा देने के लिए तैयार हैं, सरकार आए और हमसे डाटा ले। हर एक गांव में लगभग 5-10 केस हम लोगों को जानकारी है कि फलाने परिवार में फलाना व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, और हम लोग अपने स्तर से, लोग तो डरे हुए हैं और इतने कई सारे केसेस हैं कि लोग डर से, इस डर से नहीं घर से निकल रहे हैं, जांच शिविर तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास तो कोई व्यवस्था है नहीं। यदि पॉजिटिव हो गए तो वहाँ पर मरना ही सुनिश्चित है। कहाँ मरना सुनिश्चित है? सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो DMCH लगता है कि अगर उनको वो पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव हैं तो उनको सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाएगा, और आपका कहना है कि उनका सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। दाखिला मिल रहा है क्या सरकारी अस्पताल? नहीं, बिल्कुल, उसके लिए भी मार होती है, उसके लिए भी पूरा मार धार होता है, पैरवी पैगाम लगाना पड़ता है, विधायक को, सांसद को फ़ोन करना पड़ता है। DMCH में भर्ती होने के लिए? जी, कोविड पेशेंट को तो बिल्कुल परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। दिन भर में दर्जन लगभग कॉल तो हम लोग रिसीव करते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जिन्हें हमसे उम्मीदें होती हैं, कॉल करते हैं कि हमारा पेशेंट फलाने जगह पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है, बेसिक चीज़ एक ऑक्सीमीटर होता है उसकी आवश्यकता है, बहुत बेसिक नीड्स, मास्क कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है। तो जो सरकारी दावे हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी इस बात को समझने में। आप एक बात अभी कह रही थी मैडम कि रेट जो इन्फेक्शन का रेट है वो लगातार भी, नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, यह स्वास्थ्य मंत्री सूबे के वो बोलते हैं, हम उस पर आप, क्योंकि हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ लोग कह रहे हैं कि टेस्ट होगा तब तो संख्याएं सामने आएंगी। जी, ये बिल्कुल सही एक्चुअल और फैक्चुअल बात यही है। मैं आपको बगल में एक यहाँ आप पीछे एक गाँव है पुनहद, आपको जानकारी दूँ, 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज वहाँ पर अभी हैं, मतलब ऑन द रिकॉर्ड। ये परसों का डेटा है, मे बी अभी 1-2 और बढ़े ही होंगे। दूसरी बात, वहाँ पे दर्जनों लोग
में लक्षण है सर्दी और बुखार। मेरे लोगों ने बताया, हम वहाँ पुनः गए तो उन्होंने कहा अगर जांच हो तो हर घर से निकलेगा। जी जी, यही बात है। जांच के लिए आप मतलब कितना इजी एक्सेसिबल है जांच की सुविधा, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति खास करके मान के चलिए मुझे जानकारी है, मैं एक अवेयर पर्सनैलिटी हूँ, तो मैं जाके कहीं से जांच करवाऊँ। एक व्यक्ति, ये विशेष करके सुदूर देहात का इलाका है, मजदूरी करता है, उसे लगता है कि सर्दी बुखार हुआ है, नॉर्मल सा अपना चल रहा है, और एक दिन अचानक से उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उस व्यक्ति को कोरोना हुआ था, कोरोना के कारण उस व्यक्ति का देहांत हुआ। ना तो वो सरकारी डेटा में आता है, ना लोग समझ पाते हैं, और ना इस बात का कहीं कोई लिमिट है कि उस व्यक्ति के साथ साथ कितने और लोग संक्रमित हुए। तो जो मंगल पांडे जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि संक्रमण का दर घट रहा है और ज़मीनी सच्चाई है, ये बिल्कुल सामने है और देखने वाली बात है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई मतलब मैं कुछ कह दूं या कोई कुछ कह दे या कोई मतलब आरोप लगाएं, ऐसी बात नहीं है। ज़मीनी सच्चाई यही है कि विशेष करके जांच के लिए कोई एक्सेसिबल सर्विस नहीं है कि आसानी से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मज़दूर तबके के लोग हैं, जिनके पास इवन बाइक तक उपलब्ध नहीं है। मैं वैक्सीनेशन के बारे में कहूँ, थोड़ी मोड़ी मैंने देखा है कि कहीं कहीं वैक्सीनेशन की सुविधा हुई है, कुछ मतलब गिनती के जगहों पर वैक्सीनेशन की सुविधा हुई, लेकिन जांच के नाम पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि कहीं पे जांच मतलब कैंप लगा के जांच किया गया। इवन इसके रिगार्डिंग मैंने जब पीएचसी प्रभारी से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि इसके मतलब लिए फ़िलहाल हमारे पास कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो मतलब वो जांच के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब वो पोर्टेबल की कहीं जाके जांच करें। मोबाइल पर डीएम ने कुछ इस तरीके का लॉन्च तो किया था ना, अभी तक तो नज़र नहीं आया। डीएम साहब तो बहुत कुछ लॉन्च कर रहे हैं, सरकार के नीति और नियमों में तो बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होती है। कभी वो इस सुदूर गाँव आपका कहना है कि ऐलान होता है, ज़मीन पे तो नहीं जी पहुंचता। बिल्कुल। अभी मैं एक तुरंत अभी मैं पिछले 6 घंटे पहले की घटना बता रहा हूँ। मेरे ही गांव का एक नौजवान लड़का है, लगभग 25-26 साल का है, वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, गांव में ही संक्रमित हुआ है, ना कहीं बाहर गया है, गांव में ही पॉजिटिव हो गया है। और उसने जो है अपने अनुमंडल अस्पताल से जो है जांच करवाया तो कोविड पॉजिटिव आया। 4 दिन हो गए उसके रिपोर्ट के, अभी तक जो है उसके पास कोई भी, उसे सिर्फ इतना लिख कर दे दिया गया कि आप जाइए होम आइसोलेशन में हो जाइएगा, लेकिन उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है और अभी तक उसके पास कोई स्वास्थ्यकर्मी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारी संपर्क उसके पास नहीं पहुंचा है। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि एक एएनएम जो दूसरे जगह की है, यहाँ की तो हमारे पंचायत का है भी नहीं, आप तो देख रहे हैं कि आपके सामने ताला लटका पड़ा हुआ है, दूसरे जगह का जो नर्सिंग असिस्टेंट है उनको रिपोर्ट किया गया है कि आप अगले 24 घंटे में जाकर उनका रिपोर्ट लीजिए, उनसे सूचना लीजिए क्या समस्या क्या दिक्कत, और अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं पहुँचा। जी बिल्कुल 4 दिन से नहीं हुआ था। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपको कोरोना हुआ है, अगर आप आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं, अपने इलाज को, एक समुचित इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल को एक्सेस करने में अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो आप भगवान भरोसे हैं, यहाँ की व्यवस्था से कोई उम्मीद बिहार में तो ये भी सवाल है ना, हम जब जिन इलाकों में खड़े हैं, आपने कहा कि सबल हैं, सक्षम है, जेब में पैसा है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं अगर, तो यहाँ पे भी ये भी सवाल है कि अफोर्ड करने वाले भी अस्पताल हैं क्या, अच्छे अस्पताल हैं? नहीं, अस्पताल जो भी हैं उनकी भी क्या व्यवस्था है, उनके पास भी क्या सर्विस अवेलेबल है और उनकी भी क्या लिमिटेशन है, वो भी देखने वाली बात है। मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, अभी आपको मेरे सर पे बाल नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मेरे चाचा जी का देहांत हो गया था, अभी से लगभग 15-20 दिन पहले की ये बात है, 15-17 दिन पहले की, और उनका मतलब नॉर्मल डेथ हुआ था, तो वो बीमार थे। और मैंने जब इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़े अस्पताल में यहाँ पे जो है दरभंगा ज़िला में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने जब वहाँ कॉल किया, नहीं प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब सीवियर कंडीशन होता है उस स्थिति में जो थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकता है वो आदमी सरकारी के बारे में इवन सोचता तक नहीं है, क्योंकि आपको अपनी जान की सुरक्षा सर्वोपरि, आप अपना ज़मीन बेच देंगे लेकिन आप अपने इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हैं। तो हम लोगों ने मतलब मैंने पर्सनली कॉन्टैक्ट किया था, एक बहुत बड़ा अस्पताल है दरभंगा में निजी, और वहाँ से मुझे जवाब मिला कि यहाँ भी बेड अवेलेबल नहीं है सर, और कोरोना के लिए तो खास तौर करके आपको RT-PCR जांच करवाना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आना होगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ है, वो उनका भी लिमिटेशन है। दूसरी बात, अब एफर्ट करने की भी एक लिमिटेशन होती है। आप देखेंगे पता चलेगा कि एक दिन का 1-1 लाख रुपया बिल आ रहा है। क्या ये चीज़ यहाँ जो जिस सामाजिक वातावरण में, जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग रह रहे हैं, जिस इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में हम लोग रह रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों के लिए वो अफोर्डेबल है? तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मंगल पांडे जी के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, NDA की सरकार के बारे में मैं क्या ही कहूँ। मुझे कभी कभी बहुत
मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि 20 साल के विकास के बनाम ये ज़मीनी सच्चाई है। मैं सच बता रहा हूँ मैडम आपको, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आज के डेट में सिर्फ मुझे एक स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार दिया जाए, भले ही मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे अपने सामाजिक जीवन के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, निस्संदेह मुझे लगता है कि मंगल पांडे जी से बेहतर काम कर सकता हूँ। और उनको मुझे लगता है कि मतलब सारी चीज़ें सिर्फ पेपर पर चलाने आता है। मुझे बहुत आश्चर्य की स्थिति लग रही है। आज इन अस्पतालों के बारे में सोचा जा रहा है, पूछा जा रहा है, मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, आप लोग भी आए हैं, लेकिन हम लोग तो सालों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले साल जनवरी में हम 5 दिन तक अनशन पर बैठे थे, जिस पुनः अस्पताल को अभी आप कवर करके आ रही हैं शायद। तो उस अस्पताल के मुद्दे पर, उस अस्पताल को चालू किया जाए, वहाँ पर प्राथमिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए 5-5 दिन तक हम लोगों ने अनशन पर बैठने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब हमारे संज्ञान में है, हमें लगता है कि अगर हमें ये प्रभार सौंप दिया जाए तो हम उनसे बेहतर काम कर सकते हैं। और स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको जड़ से काम करना होगा। अभी के स्थिति में क्या है कि पूरे बिहार का स्वास्थ्य सेवा चल रहा है झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहा जा सकता है, उनके बदौलत। जी, हमको पुनः में भी बताया लोगों ने झोला छाप डॉक्टरों के बारे में, उन्हीं पर आश्रित हैं, क्योंकि है नहीं, जरिया नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सुविधाएं। अभी भी मैम हम लोग जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र चालू करो अभियान चला रहे हैं और लोगों के बीच जो है सहयोग भी पहुंचा रहे हैं। उस उप स्वास्थ्य केंद्र चलाओ अभियान के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 32 उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है, जहां पर गौरा बोराम के अंतर्गत 13 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। इस 13 उप स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों को 2 उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो आप यहाँ कसरौर पंचायत के अंतर्गत देख रहे हैं और एक नारी पंचायत के अंतर्गत है। ये 2 उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसका तो भवन भी खड़ा है, और लगभग अन्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र उसको तो भवन भी जंगल है, कहीं खंडहर है, कहीं पे गोईठा सुखाया जाता है, कहीं पे बथान बना दिया है उसको, ऐसा ही है। कई सारी नहीं है, कोई डॉक्टर वेद नहीं है। सबसे बड़ी बात मैडम यह है कि आज तक कभी इसके बारे में किसी ने बोला ही नहीं, सरकार ये तो चुनावी गया ही नहीं। देखिए, सरकारों की नजर में जाना कौन उठाएगा? जनता भी तो उठाएगी। ये मुद्दे तो बिहार में सरकार चुनावी मुद्दे ही नहीं बनते हैं, ना तो पार्टियां। अब क्या है कि अगर आसानी से जीत जाए, डर ना हो आपको कि आप हार सकते हैं ऐसे मसलों पर, तो आप थोड़ा हाथ पैर मारते हैं। लेकिन वो कौन सा आत्मविश्वास है, वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जो पार्टियों को मिला हुआ है, सरकारों को मिला हुआ है, और उनको अभी भी वो इतने इत्मीनान से बैठी झूठे दावे, झूठे आंकड़े दिखाती हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि क्या वो जीत जाएंगे। तो ये हमारी भी नाकामी है कि वो जीत जाएंगे, या ऐसे मुद्दे, शिक्षा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, कोई भी पार्टी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर ऐसे मसलों पर ऐसे मतलब वो जीत जाते हैं, नहीं बनते हैं मुद्दे, चुनाव से गायब रहते हैं, तो ये हमारा भी फेलियर है ना। जी बिल्कुल मैडम, आपने एक बात कहा कि चुनावी मुद्दे भी तो बनना चाहिए। हम भी इसी बात को कहते हैं कि क्षेत्र की जनता को भी समझना होगा। मैं बार इस बात पर, हम लोगों ने गांव-गांव में जाके लोगों को बताया कि सत्ता मतलब राजनीति का अंतिम ध्येय कुर्सी होता है। सत्ता कि 5 साल के लिए आप किसी भी युक्ति के माध्यम से उस कुर्सी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए उनको जो मुद्दा सेंटिमेंटल लगता है कि जनता इस बात से अटैच्ड है, वो वही काम करेंगे। अगर आप हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा मतलब उस पर वो हो रहे हैं, झुक रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि जो लोग राजनीति करते हैं उनको लगता है कि नहीं, यहाँ के पब्लिक का सेंटिमेंट तो इस बंद पर अस्पताल से ज़्यादा पब्लिक से वो हिंदू मुस्लिम करके या जातिवाद करके उस चीज़ पर भड़क रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है इन अस्पतालों के बारे में बात करने की। तो ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो यही है ही कि किसी भी विषय के समाधान की बात करें तो सबसे पहले जनता को जागरूक होना होगा, आपको बोलना होगा, मुझे बोलना होगा, हर एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि राजनीति का ध्येय जनता का सेवा होता है, क्षेत्र का विकास होता है, और वो विकास पेपर पर चलने वाला नहीं, इस प्रकार के अस्पताल केंद्रों को शुरू करके और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करके होने। ज़मीनी स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं ना दोस्त कि हम जो लोग ये बातें करते हैं वो ऐसा लगता है वो किसी यूटोपियन सोसाइटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पर वो चीज़ें ना इम्प्लीमेंट होती दिखती हैं, ना आपको माहौल दिखता है। मैं एक बार फिर से कोविड पर लौटूंगी, क्योंकि हमारा फोकस अभी कोविड है। तो क्या
अभी आपने बताया कि अभी ऐसी स्थितियां हैं, हमने हाल फिलहाल की 3-4 महीने की स्थितियां बात की। क्या पिछले 1 साल से जब कोविड शुरू हुआ था, जैसे बाहर से बहुत सारे लोग जब लॉकडाउन लगा, पिछले साल भी इस साल भी दिल्ली मुंबई बहुत सारे लोग बसों में भरकर ट्रेनों में भरकर आए, तो क्या उनकी जांच हुई किसी तरीके से कहीं पर? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्टेशनों वगैरह पर, स्टेशंस पर जांच हो रही है, क्या उस तरीके की कोई नहीं, चीज़ थी? ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। बस नाम मात्र के लिए लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। यहाँ से हमारे स्कूल में, बस स्कूल में ही जो आता था बाहर, बम्बई दिल्ली कहीं से भी आता था तो स्कूल में क्वारंटाइन करके रखा जाता था उसको। और खाना वाना देते थे? बस वो खाना वाना क्या देगा मैडम जी, वही दाल और चावल देता था, वो भी सड़ा हुआ देता था। क्या खिलाएगा नीतीश कुमार जी सबको? वैसे ही स्कूल में पढ़ा हुआ रहता इस बार हुआ है क्या? पिछले साल तो हुआ था क्वारंटीन। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था यही नहीं। बड़ी बात है। पिछली बार कुछ ना कुछ व्यवस्था थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम लोगों को क्वारंटाइन किया जाता 14 था। दिन के लिए तो रखा भी तो जाता नहीं, था। 14 दिन तो नहीं, मैं इस बात को काट रहा हूँ। मैंने देखा है कि वो 14 दिन का ऑन पेपर तो रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि अब जितना दिन वो अपने पास रखेंगे उतना दिन उनके पेपर पर मेंटेन होता है कि आज हमने खाना खिलाया, ये किया। यहाँ पे जानकारी मिल रहा था कि 7वें और 8वें दिन उनको छोड़ दिया गया और बाकी 7 दिन का भी सिग्नेचर उनसे करवा लिया गया, ताकि बाकी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे सामने में हुआ है। 1-2 टाइम के दाल और चावल के लिए? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। दर्जनों मामले ऐसे हैं और मेरे अपने गांव में कुछ लोग ऐसे हैं। घर पर से जाता था उसका खाना, मैंने उन लोगों घर वाले खाना भेज? जी घर वाला खाना खाता था, मरीज के जैसा वहाँ खाने की व्यवस्था सही नहीं थी। और ये समझिए कि उसके बाद भी ऐसी स्थिति थी कि 7-7 दिन में फोर्सफुली आदमी को रिलीज किया जाता था कि आप जाइए। सिग्नेचर बाकी 7 दिन के भी हाँ, ले लिए वो हो जाते थे जाएगा आप ना। लोग का? वो तो जाहिर बात है, क्योंकि ऑन पेपर आप 7 दिन के लिए तो क्वारंटाइन होते नहीं है। 14 क्वारंटाइन दिन का के लिए। पीरियड 14 दिन है। अगर आपको 7 दिन के बाद रिलीज किया जाता है, मतलब बाकी जो 7 दिन का मेंटेनेंस है उसका जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट अपने है वो बच जाता वो है। उस पर तो आएगा और उनके जेब में जाएगा। अच्छा, यानी आपका कहना है वो भी करप्शन का बाकी कई मामलों की जहाँ तरह पर जिस तरीके से लूटा जा सकता है, पूरा लूट उन्हें एक नया जरिया मिला लूट का, बिल्कुल, भ्रष्टाचार का। इस बार लेकिन तो खैर वो भी वो नहीं हुआ है। इस बार तो मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं सीधे है। आए उतरे गांव में ले, और फिर उनमें से उसको क्या मुझे ये बता पाएंगे कि क्या जब ये पलायन शुरू हुआ रिवर्स वाला, लोग आने लगे हैं शहरों से, क्या उसके बाद ग्रामीण बिहार की स्थितियां बदली हैं? क्या उसके बाद हाइक जो स्पाइक देखा है हमने कोरोना के मामलों में, क्या ये उसके बाद शुरू हुआ है? कोई लिंक है दोनों चीज़ों का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। लोग तो बाहर से हताश निराश होकर गांव की ओर पलायन किए हैं, गांव मैं की तरफ उनको वापस दोष आए नहीं हैं। दे रही हूँ, वो जी। बिल्कुल बेशक अपनी रोजी रोटी नहीं है तो क्या, या डरा हुआ है आदमी पिछले बार के अनुभवों की वजह से। मेरा पूछना है कि क्या क्योंकि उनकी जांच नहीं हुई, क्वारंटीन नहीं हुए, वो एक लंबे सफ़र से आए, कई सारे लोग एक्सपोज्ड थे, तो क्या उसके बाद जब वो अपने गाँव में लौटे तो क्या उन लोगों में भी कई लोग अपने साथ कोरोना लेकर आए? क्योंकि पिछली बार ग्रामीण जो हिस्सा था वो कोरोना से बचा हुआ था एक हद कॉमन तक। सी बात है मैडम, कोरोना वायरस यहाँ तो डेवलप नहीं हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ? पहले मुंबई और दिल्ली में या हैदराबाद में जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर ये डेवलप हुआ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों को, घनश्यामपुर प्रखंड के लोगों को, एक गौरा बौराम प्रखंड के लोगों को या कसरौर के लोगों को यहाँ पर तो कोरोना है नहीं, था नहीं। कोरोना तो कहीं ना कहीं से आया ही। जाहिर सी बात है कि कोरोना यहाँ पर अगर एक भी व्यक्ति को है तो यहाँ तो डेवलप नहीं हुआ ना। यहाँ के लोग विदेश यात्राएं करते हैं, रेयरली कहीं कोई करता पूछना है। है कि क्या आप लोगों को, जी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूँ, वही मेरा सवाल है कि क्या वो जो रिवर्स हुआ है उसके बाद से हमको स्पाइक देखने को मिला है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये जो स्थिति है ये उसके बाद की ही है, उसके बाद की है। और आपने कहा ना कि इस बार कोई व्यवस्था है, एक शब्द में समेट के कहें तो ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको जहां जाना है जाए, जिसको जहां से आना है आए। सरकार के पास एक बहुत ही साधारण सा हथकंडा है। मैंने कहीं पढ़ा था एक बीच में कि एक लॉकडाउन ही वो हथियार है कि जहां पे जनता को ही सब कुछ करना है, बस सरकार वहां से अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए, बस मुक्त हो जाती है। तो उनका तो सबसे आसान तरीका है, लॉकडाउन लगा दो, मस्ती एकदम। उसके बाद फिर पुलिस वाले और जहां तहां के वीडियोस आ रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। गांव में तो अभी सबसे आसान ये तरीका हाल है है। उन लोगों का। धांधली करता है, लूटता है। हम लोग जो अभी फेस कर रहे हैं गांव में अभी ये हाल है कि जब हम लोग जाते हैं लोगों के बीच तो पता चलता है कि फलाने घर में 2 व्यक्ति बुखार से यदि पीड़ित है
तो वो डर से एक तो साझा नहीं करता है कि मुझे बुखार है या मैं बाहर से आया हूँ कहीं गया हुआ था, बिल्कुल साझा नहीं करता। जो कुछ प्राथमिक उपचार लोगों के संज्ञान में है, पूर्वजों के द्वारा जानकारी, तुलसी का पत्ता पी लो, काढ़ा पी लो, ये पी लो, वो पी लो, बांस का पात पी लो, ये सब लोग उपचार करके घर में किसी तरीके से छुपा के चुपके से सोए हुए हैं। जब बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, तब हम लोग के पास अर्जेंट कॉल आता है, तब हम लोग अपने जन सहयोग के द्वारा उनको सुविधा मुहैया करवाने का प्रयास। तो प्रत्येक गांव में इन चुनौतियों, जी बिल्कुल, कितना कर सकते हैं? हम रिप्लेस नहीं कर सकते सरकारों को, उनके दायित्व का हम तो हम देख रहे हैं उत्तरी जो बिहार है, बिहार के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की कैसी स्थितियाँ हैं। शहरों के बारे में फिर भी बात हो जाती है, शहरों पर फिर भी फोकस चला जाता है, ग्रामीण भारत छूट जाता है, इसकी बातें कम हो पाती हैं। अब युवा हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर पर उपस्थिति है, फेसबुक पर उपस्थिति है, तो कभी कभार किन्हीं मुद्दों पर कोई हैशटैग चल जाता है, कोई पोस्ट वायरल हो जाती है, या कोई प्रकरण, कोई मामला होता है वो वीडियो की शक्ल में, पोस्ट की शक्ल में शेयर होने लगता है और तब हम तक जानकारी पहुंचती है। लेकिन असलियत यही है कि ग्रामीण इलाकों में क्या स्ट्रक्चर है इसका स्वास्थ्य सुविधाओं का, इस पर न फोकस जाता है, न कोई सुध लेता है। और आपको पता है अभी तो हम कोविड के टाइम में है ना, ये जैसे इलाके में हम खड़े हैं ये जलमग्न इलाका है, ये 6 से 7 महीने तक बाढ़ में रहता है, पानी में रहता है भरा हुआ। ऐसे इलाकों में सांप दंश जो होता है, सांप काटे जाने के बहुत मामले होते हैं। और अभी जैसे जैसे पानी बढ़ना शुरू होगा ना तो वो बिलों में पानी जाता है सांप के, तो सांप और ऊपर आने लगता है, तो वो सर्पदंश के मामले जून के आखिर से जुलाई, अगस्त, सितंबर इन सब में बढ़ने लगते हैं। जहाँ तक ताज़ा घटना जी बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, इस उप स्वास्थ्य केंद्र से ठीक 200 मीटर की दूरी में वो जो सामने मंदिर आप देख रहे हैं, उस मंदिर में दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद की यह घटना है। बाढ़ आया हुआ था, बाढ़ प्रभावित यह क्षेत्र है, जानते ही हैं। नवविवाहित एक लड़की थी, रात में वह सोई और उसका सर्पदंश हुआ, उसे पता नहीं चला, और रात भर जब दोपहर मतलब मध्य रात्रि हुआ तो उसे एहसास हुआ, उसे बुखार या जो भी समस्या होनी शुरू हुई, उसे समस्या होनी, जब वह जागी तो देखा कि उसके पैर पर सांप का डंस था। और आनन फानन में जब तक लोग जुटते, और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि डीएमसीएच यहाँ से सब 55 किलोमीटर दूर है, जब कोई चारा नहीं था, यहाँ तो कोई गाड़ी भी, ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, उसको आनन फानन में रिक्शा का व्यवस्था किया गया कि इसको कहीं बाहर जल्दी ले जाया जाए। घर से निकली और उसका दम टूट गया। हम लोगों सुबह में पहुँचे यहाँ पर, देखे तो मौत हो चुकी थी। और उसी दरमियान मैं दुर्गा पूजा के आसपास की घटना की जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ इस 2 किलोमीटर के अंदर में लगभग उस समय 7 सर्पदंश से मौतें हुई थी, जिसके हम लोग खुद गवाह। तो आप सुन रहे हैं, एक छोटे से इलाके का सैंपल देखिए जहाँ पर सांप काटे जाने से इतनी मौतें होती हैं। उन्हें बचाया जा सकता था अगर एक वहाँ पर कोई होता, जैसे ये उप स्वास्थ्य केंद्र ये अपना काम कर रहा होता, यहाँ पर एंटीवेनम दवाएं उपलब्ध होती, सुविधाएं होती, कोई रात बिरात आ सकता है। सरकारें पॉलिसी बनाते वक्त इलाकों की ज़रूरतों को, लोगों की ज़रूरतों को, उसकी भौगोलिक स्थितियों को, नुकसान को, खतरों को, जोखिमों को थोड़ा सा भी अगर दिमाग में सोच पाती होती तो यहाँ ये उप स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहा होता, यहाँ पर कोई होता, एंटीवेनम दवाइयाँ होती, वहाँ उस मंदिर पर उस लड़की को जिसकी नई शादी हुई थी उसको सांप काटता, उसको तुरंत यहाँ पर ले आया जा सकता था, वो 5 मिनट 10 मिनट के भीतर यहाँ पहुँचाई जा सकती थी और उसकी जान बच सकती थी। लेकिन वो नहीं बची। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें नाकाम हैं, क्योंकि हमारी सरकारों को ये लगता है कि ऐसे बुनियादी मामलों में भी नाकाम होना वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो जीत जाएंगे दोबारा, वो फेल होने के बावजूद बार बार जिताए जाते रहेंगे। तो सोचिएगा इस बारे में, हम और जगहों पर जाएंगे, हम और लोगों से बात करेंगे, हम पूरा ये जो स्वास्थ्य ढांचा है उसे टटोलेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक,
गांव से लेकर पंचायतों से लेकर ज़िलों तक जाएंगे, ब्लॉक के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएंगे। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या है और इस पर क्यों बात होनी चाहिए। शुक्रिया हमें देखने के लिए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो इस बिहार की कोविड ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई, आपके पास कोई सुझाव हो, कोई प्रसंग हो, कोई आप बीती हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि फ़लानी जगह जाइए, तो हमें बताइएगा। हम जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम स्वाति, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश। धन्यवाद हमें देखने के लिए।